last point that we were discussing was developmental factors were affecting environment. कौन है भाई? वेट करो। ये सब पॉइंट्स हम लोगों ने देख लिया था। जिसमें लैक ऑफ एनवायरमेंटल कंप्लायंस ये सब डिस्कस कर लिए थे। ओके, तो एक्चुअली अब आप ये जान गए हैं कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन करना कितना जरूरी है। किस कॉस्ट पर? किसी भी कॉस्ट पर एनवायरमेंट को आप डिग्रेड होना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ओके, क्योंकि एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन जो है कई बार इररिवोकेबल होता है। ठीक है, तो और यही चैलेंज है कि कैसे ही हम विकास करें साथ साथ और पर्यावरण को विनाश से बचाएं, क्योंकि विकास के डेवलपमेंट की वजह से क्या हो रहा है कि पर्यावरण का भी विनाश होता है। तो कुछ ऐसे नियम कानून की जरूरत है जो कि बड़े बड़े बिजनेसेज, इंडस्ट्रीज, माइनर्स इन पर लागू हों कि आप पर्यावरण के रिसोर्सेज का अंधाधुंध दोहन नहीं कर सकते, एक सीमा में कर सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट बार बार बैन लगाती है बालू उठाओ पर। तो जरूरत पड़ी फिर एनवायरनमेंट को बचाने के लिए एनवायरमेंटल लॉ की। ओके, सो कितना भी हम लोगों ने ग्रोथ कर लिया है, इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस हम लोग कर चुके हैं पिछले 100 साल के दौरान, लेकिन पोवर्टी, गरीबी, अकाल और इन पर्यावरण का विनाश, ये सब जो है अब आज भी ग्लोबल स्केल पर दुनिया में कहीं न कहीं ये सब घटनाएं हो रही हैं। पोवर्टी तो घटना नहीं है, ये एक कंडीशन है, सिचुएशन है जो कि पूरे वर्ल्ड में है। ओके, हाँ, डेवलप्ड कंट्री में नहीं है या बहुत ही कम है। ओके, लेकिन डेवलप्ड कंट्री तो बहुत कम है संख्या में। ओके, और वहाँ पॉपुलेशन भी कम है। और एनवायरनमेंट के डिटेरियोरेशन और क्लाइमेट चेंज जो है हैव स्टार्टेड। क्यों जरूरत पड़ी कानून की? क्योंकि एनवायरनमेंट के विनाश होने की वजह से, डिटेरिएशन होने की वजह से क्लाइमेट चेंज हो गया है। क्लाइमेट चेंज जो है इररिवोकेबल है, इसको फिर पहले जैसा नहीं कर सकते। मौसम और हवाओं का चक्र जो रुख बदल देते हैं, फिर इनको करना मुश्किल है। ये होंगे नहीं, हजारों साल में ये हवाओं और मौसम का चक्र का रुख जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है। ओके, ये सब ग्लोबल क्लाइमेट पर डिपेंड करता है, और वही चेंज हो जाएगा तो आपका ये सब भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अल्टीमेटली अगर आप जैसे कितना भी डेवलपमेंट किए हो, अब वाटर सी लेवल राइज करेगा पोलर आइस मेल्ट होने से, क्या होगा? 50 साल में चेन्नई, बम्बई, न्यूयॉर्क, लंदन, कलकत्ता ये सब डूब जाएंगे, कोस्टल लाइन के शहर। ठीक है, तो आप कितना डेवलपमेंट कर लिए, फिर क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग इसको फिर बर्बाद कर देगा आपके डेवलपमेंटल प्रोग्रेस को भी। और आप ये डेवलपमेंटल प्रोग्रेस किए किसके कॉस्ट पर? एनवायरनमेंट के डिग्रेडेशन के कॉस्ट पर। और एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन इतना कर दिए कि वो आपका उन चीजों को भी, डेवलपमेंटल प्रोग्रेस को भी विनाश कर देगी। तो डेवलपमेंटल गोल्स जो है वो हमेशा बनाना पड़ेगा आपको, कि डेवलपमेंट गोल को फिर से डिफाइन करना पड़ेगा। अंधाधुंध आप, अब जैसे कागज बनाना है तो अंधाधुंध आप पेड़ों की कटाई कर करके, बांस काट काट के पूरा जंगल साफ कर दीजिए और कागज बना दीजिए। ऐसा नहीं कर सकते, एक लिमिट है, हर चीज में लिमिट लगा दिया गया है, इतना से इतना ही। लेकिन वो लिमिट भी डिफाइन किया गया, वो उस लिमिट से भी क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है। चाहे कम लिमिट लगाएगा तो भी एनवायरनमेंट का तो डिग्रेडेशन हो ही रहा है। ओके, तो बार बार ये रिवाइज किया जाता है। तो कहने का मतलब हुआ कि फिर बिजनेसमैन क्या करे?
वो अपने बिजनेस को, फैक्ट्री को लगाने के लिए उसको कई सारे कानूनों से अब गुजरना पड़ेगा। पहले ये सब कानून अस्तित्व में नहीं थे। जैसे एक हजार्डस वेस्ट का कानून जो है वह पहले अस्तित्व में नहीं था। भोपाल गैस ट्रेजडी हुई। सोनम कुमारी नहीं सुन रही है, सुन ही तो मैं बार बार म्यूट कर रहा हूँ। भोपाल गैस ट्रेजडी हुई, कब हुई? 1985 में। एंडरसन ने, उसका मालिक था, कार्बाइड प्लांट था भोपाल में। कई दिनों से उसको कर्मचारी कंप्लेन कर रहे थे, भाई पाइप खराब हो रहा है, उसको मरम्मत करवा दो। मेरी आवाज आ रही है? मरम्मत करवा दीजिए, लेकिन कंपनी सुनी नहीं कि कौन खर्चा करेगा, इतना पाइप बदलना पड़ेगा, चलने दो, काम चल रहा है। और उस पहले वहां वर्कर्स ने कंप्लेन किया था कि अब डैमेज हो रहा है। उसके कुछ महीनों के बाद वो रात में पाइप फट के लीक कर गया। नतीजा क्या हुआ? इतनी जहरीली गैस जो निकली, और रात में वो लीक हुआ शहर में। सभी लोग सोए हुए थे। ओके, क्या हुआ नतीजा? 10,000 2,000 डेथ तो अगले सुबह हो गया, इमीडिएट। शाम तक 10,000 लोग मर गए अगले दिन। धीरे धीरे 1 महीने तक 25,000 लोग हो गए। देख लेना डेटा। फॉल्ट किसका था? कंपनी का, मैनेजमेंट का, जिसकी वजह उसने प्रॉपर कंपनी के चीजों का देखभाल नहीं किया। अमेरिका की कंपनी थी, वो लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री को ऐसे ही डंपिंग जोन समझते हैं। अपने कंट्री में वो पूरे कायदे कानून का पालन करते हैं और यहाँ पर नहीं करते। और पहले पर्सनल लायबिलिटी बिल भी नहीं था उस समय, यानी कंपनी के गलती की वजह से जो आपके एनवायरनमेंट का नुकसान हुआ, इतने पब्लिक मरे, सिर्फ मरे ही नहीं, बहुत ज्यादा लोग आज भी जीवित हैं और उसकी त्रासदी को झेल रहे हैं। कोई अंधा हो गया, कोई कुछ हो गया, किसी को कैंसर हो गया, ओके, किसी का इंटेस्टाइन खराब हो गया, लंग खराब हो गया। जो बच गए उनको तो व्यापक स्केल पर हुआ था ये तो। और पब्लिक लायबिलिटी बिल भी नहीं था, कोई कंपनी के ऊपर क्लेम भी नहीं कर सकता था, आप इतना हर्जाना दीजिए, इतना, बिना एक भी पैसा दिए रातों रात राजीव गांधी ने उसको देश से भगा दिया, प्लेन भेज के अपना। उसमें अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे एमपी के, और उसको एस्कॉर्ट करके गाड़ी में डीएम लेके प्लेन में बिठा के उसको अमेरिका इज्जत के साथ भेज दिया गया। कोई दूसरा कंट्री होता तो उसको फांसी पर चढ़ाता। उस मतलब अपना ही कंट्री था, अगर रेगुलेशन रहती, कानून रहते, ओके, उस पर ट्रायल किस कानून के तहत अब इसको ट्रायल करेगा? मर्डर कानून के तहत ट्रायल करेगा तो और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो कोई एनवायरमेंटल उस समय बहुत ज्यादा कुछ ही लॉज थे उस समय। तो ये जरूरत पड़ी कि एनवायरमेंटल लॉज को हम और सख्त बनाएं, उसको पुख्ता करें, ठीक है, ताकि दोनों पार्टी को, बिजनेसमैन को भी दिक्कत ना हो। ओके, जैसे पब्लिक लायबिलिटी बिल लाया गया, वो बिजनेसमैन के भी हितों की रक्षा करती है। अगर आपके फैक्ट्री में तोड़ फोड़ हो गई कि या इंजुरी हो गया या कोई ब्लास्ट हो गया जिसमें कंपनी की गलती नहीं है, कर्मचारी जो है वहां के मजदूर कंपनी के ऊपर दावा ठोक रहे हैं क्लेम का, तो ये सब लॉ जो है, सॉरी, प्रोटेक्ट एक्ट जो है वो प्रोटेक्ट करती है कंपनी के भी इंटरेस्ट को। और साथ ही साथ जिसका डैमेज हुआ, जिसका मान लो कोई मर गया वहां उसके फैक्ट्री में काम करते करते कोई मजदूर, तो उसकी भी, उसका भी कंपनसेशन, कि आप इसको कंपनसेशन दीजिए बाय ए, मतलब जो प्रोसीजर है उसके तहत। वो भी नाजायज नहीं मांगे, क्योंकि ये तो हादसे होंगे ही, फिर वहां पर जांच बैठेगी कि क्या गलती था, क्या फॉल्ट था, ये सब होगा फिर बाद में, लेकिन उसके लिए एक्ट बनाना जरूरी था। तो चूंकि बिजनेसमैन जो है वो एनवायरमेंट का दोहन ना करे, पहले क्या था कि सबसे पहले वाटर एक्ट बना, ओके, उसके बाद एयर एक्ट बना, क्योंकि पुराने जमाने में ये सब उतना प्रॉब्लम नहीं था। वाटर एक्ट जो है आपका कब बना है? 1 सेकेंड, यस, वाटर एक्ट आपका
88 या 74 में बना है, 1 सेकेंड, 74 सर। 74 है ना? हाँ 74 में वाटर एक्ट आया है। सबसे पहले वो वाटर एक्ट आया था, और आपका फिर क्योंकि उस समय वाटर पॉल्यूशन का प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक, होना शुरू हुआ पॉल्यूशन में सब वाटर, क्योंकि फैक्ट्री सब जो थी पहले क्या होती थी, सारी फैक्ट्रियां, क्योंकि फैक्ट्री से बहुत सारा हजार्डस वेस्ट निकलता है, तो उसके लिए सबसे सीधा उपाय उसको कहाँ, उसको नाली बना के कहीं बहाएगा या कहीं जमीन पर ना छूट जाए, तो फिर वहां जमीन पर खराब हो जाएगा, महकेगा, पूरा कचरा इकट्ठा हो जाएगा। सबसे अच्छा तरीका है नदी को एज ए नाली जैसा बना के नदी में डाल दो। और उससे क्या होगा, नदी तो बहती रहती है, नदी के साथ बह करके वो समुद्र में चला जाएगा, ये कंसेप्ट था। तो इसी पर चलते थे सारी फैक्ट्रियां सब जो है, चमड़े के कारखाने, बड़े बड़े इंडस्ट्री, धुआं छोड़ने वाले, हजारदस वेस्ट निकलने वाले केमिकल सब, वो सब नदी के किनारों पर बनाए जाते थे, उनके लिए आसान होता था। सरकार भी कुछ नहीं करती थी, ठीक है खूब प्रोडक्शन करो, गरीबी हटाना है, रोजगार देना है, मुद्रा का वैल्यू बढ़ाना है, अपना इकोनॉमी बढ़ाना है, तो करो जितना करना है। तो क्या हुआ, हमारी नदियां जो है प्रदूषित हो गई बड़ी मात्रा में। फिर जाके समझ में आया इससे तो क्योंकि प्रदूषित होने की वजह से अब बीमारियां होने लगी लोगों को, तो इसका एक दूसरा इम्पैक्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ पर असर पड़ा, पीने का पानी दूषित हो गया, बहुत सारी हुए, तो फिर उनको वाटर लॉ उन्होंने बनाया, फिर बाद में एयर एक्ट आया, ये सब हम भी आपको बताएंगे आगे। कहने का मतलब हुआ कि फॉर ए बिजनेस टू इस्टेब्लिश one has to go through a certain set of environmental laws, और इस सब लॉ को पालन करते हुए उनको क्लियरेंस की जरूरत पड़ेगी। ओके, why you are raising hand again and again, Afsan Warsi, you want to ask anything? कुछ पूछना है आपको? नो सर। नहीं तुम नहीं है, तुम्हारे ऊपर है एक अफसान वारसी। यस सर। कोई सवाल है आपका? सर आपकी आवाज हमको सही से नहीं आ रही है, लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है, फंस फंस के आती है, बीच बीच में कनेक्शन। ओके, मेरी आवाज बाकी लोगों को आ रही है? जी सर। यस सर। बाकी लोगों को तो आ रही है। सर नेटवर्क प्रॉब्लम होगी सर। तो तुम्हारे साइड होगी, ओके, बाकी लोगों को आ रही है, मेरे साइड तो नहीं है। एनीवे ठीक है, देख लेना, चलो इसमें हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो म्यूट कर लीजिए। ओके, कहाँ पर थे? तो एनवायरमेंटल लॉ की सख्त जरूरत थी ताकि बिजनेस अनाप शनाप ढंग से नहीं हो, ठीक है, वो कायदे में रहे, दायरे में रहे। और साथ ही साथ इंडिया जैसे एक गरीब देश को अपने इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसको बैलेंस करने के लिए एनवायरमेंट, पर्यावरण का भी नुकसान ना हो और बिजनेस भी बढ़े, फैक्ट्रीज लगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़े, क्योंकि क्या था पहले हमारा देश कृषि प्रधान देश आज भी है, ओके, लेकिन अब चूंकि सर्विस इंडस्ट्री बहुत, पहले सर्विस इंडस्ट्री कम था, सर्विस इंडस्ट्री मतलब नौकरी पेशा क्लास, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्राइवेट में काम करने वाले, सरकारी गवर्नमेंट जॉब में जो है वो मजदूर, ठीक है, धोबी मोची, ये सब जो है सर्विस क्लास है। तो पहले भी सर्विस क्लास था, लेकिन उससे ज्यादा था एग्रीकल्चरल सेक्टर, जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान एग्रीकल्चरल सेक्टर का था, ठीक। तो जीडीपी बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो था इंडिया में पहले काफी कम था उसका शेयर, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का शेयर आपका 14% के लगभग था। कब?
50 में 1950-51 के फाइनेंशियल ईयर में। ठीक, तो इस 14% से सरकार का लक्ष्य जो है अब जो है एट प्रेजेंट यानी 20-21 के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है आपका लगभग 26% है। ओके, तो इसको एक्चुअली अब जो है जीडीपी को डिफाइन किया जाता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, एक टर्म है उसमें, और इस ग्रॉस वैल्यू एडेड टर्म के साथ करंट प्राइस भी एक एसोसिएट किया जाता है, यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट विच प्राइस। तो अभी का जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है यानी फाइनेंशियल ईयर 20-21 का, ठीक है, इसका फिगर है आपका लगभग 179 लाख करोड़ इंडिया का, पूरे सारे सेक्टर्स को मिला के टोटल इंडिया का टोटल जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड एट द प्राइस, करंट प्राइस ऑफ 2021 का है, जून का रिपोर्ट है तो जून में पब्लिश हुआ है, तो उस समय का जून के प्राइसेस के हिसाब से जो जीवीए है वो 180 लाख करोड़ है, समझ लो। ठीक है, इसमें से 180 लाख करोड़ में से आपका लगभग 97 लाख करोड़ जो है वो आ रहा है कहाँ से? सर्विस इंडस्ट्री से। ओके, सो इट बिकम्स नियरली अबाउट 54% ऑफ द जीडीपी, सर्विस इंडस्ट्री। लेकिन आपका मैन्युफैक्चरिंग टोटल इंडस्ट्री कर लीजिए आप, मैन्युफैक्चरिंग भी उसी में आ गया, मैन्युफैक्चरिंग टोटल इंडस्ट्री का जो शेयर है वो है आपका 26% के लगभग, ठीक है, एट प्रेजेंट। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। और कहिएगा आप कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो कितना हो गया है? एग्रीकल्चर और उसके साथ अलाइड सेक्टर जो है, ओके, वो है अभी 20% के अराउंड। और यही फिगर 11-12 के प्राइस के हिसाब से 16 लगभग आपका 17% एग्रीकल्चर और 30% इंडस्ट्री और 54% सर्विस सेक्टर। ओके, तो इसको आप मतलब इकोनॉमिक्स वाले समझ पा रहे होंगे अच्छे से। इसको कहते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड आपका टर्सरी सर्विस सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर आपको हो गया यही एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एक्सेट्रा, ये सब हो गए आपके प्राइमरी सेक्टर। और सेकेंडरी सेक्टर है आपका मैन्युफैक्चरिंग, बिजली का उत्पादन, गैस का उत्पादन, पानी का सप्लाई और अदर यूटिलिटी सर्विसेज, बिल्डिंग का निर्माण, कंस्ट्रक्शन, ये सब। ओके, और टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर बोलते हैं। ओके, तो ये आपका जो है सो 1950 में अलग फिगर था। तो कहने का मतलब हुआ कि बेसिकली व्हाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पुश द जीडीपी, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत लार्ज स्केल पर उत्पादन होता है, इंडस्ट्रियल स्केल पर, और पूरी पॉपुलेशन के लिए उत्पादन होता है उसमें, और प्रोडक्ट जो है उसका फिर अलग अलग जगह मार्केटिंग होता है, सेल होता है उसका पूरे। तो उसमें एक बहुत बड़ा वॉल्यूम ऑफ फिगर इज इन्वॉल्व। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर बढ़ता है किसी कंट्री का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो कंट्री का फिर जीडीपी भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। ओके, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ही उसका प्रोडक्ट ही एसोसिएटेड है आपका एक्सपोर्ट से। एक्सपोर्ट उसी का कीजिएगा ना जिसको आप बनाइएगा, और बेसिकली एक्सपोर्ट जितना होगा ज्यादा, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो बैलेंस होता है, इंपोर्ट अगर ज्यादा हो एक्सपोर्ट कम हो तो आपको ज्यादा कम विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी। ओके, और आपको खर्च ज्यादा करना पड़ेगा विदेशी मुद्रा। तो ये सब अगर आपको मुद्रा का वैल्यू बढ़ाना है कंट्री को, अगर ज्यादा इकोनॉमिक वेलबींग आएगा तो एक्सपोर्ट सेक्टर को उसको बढ़ाना पड़ता है। तो ये सब डेवलप कंट्री बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ा चीज इनका हथियार होता है, हथियार बेच करके, एक प्लेन बेचेगा, आप 1 लाख मेट्रिक टन गेहूं बेचो, बराबर हो जाएगा उनका एक प्लेन बेचने से। तो ये लोग, और उसमें बहुत मार्जिन होता है उनको। इन्होंने क्या किया, 1 लाख मेट्रिक टन गेहूं बनाने के लिए
इनके कितने सारे किसानों ने साल भर मेहनत की, कितना लोन दिया, कितना सुसाइड हुआ, ये सब टोटल कॉस्ट बर्डन जो है उसका बहुत बड़ा हो गया, और उसके बदले में उसका एक प्लेन मुकाबला कर लिया, जिसको 10 इंजीनियर मिलके बनाया और उसको कर लिया। तो कहने का मतलब हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने की जरूरत है, तभी कंट्री बूस्ट करेगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है अगर अनकंट्रोल्ड वे में डेवलपमेंट हो तो। ओके, तो इसको रेगुलेट करने की आवश्यकता है। तो इतना भी एनवायरमेंटल कानून सख्त ना हो कि बिजनेसेस को काफी दिक्कत हो खोलने में। पहले ऐसा था, ये अभी एट प्रेजेंट गवर्नमेंट जो थी, इसके पहले जो गवर्नमेंट थी उसमें था मल्टी विंडो सिस्टम। हर विंडो पर अलग अलग कंट्रोल बोर्ड का, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, ओके, एनजीटी का, डिफरेंट डिफरेंट विंडो से जा जाके क्लियरेंस लेना होता था, यहाँ से क्लियरेंस, वहां से क्लियरेंस, और एक पूरा लिस्ट है, बहुत बड़ा लिस्ट है ये, चेक लिस्ट है कि ये क्लियर, ये क्लियर, ये क्लियर, और एक सेट ऑफ रेगुलेशंस एंड लॉज एंड एक्ट्स हैं, उन सबको एवाइड करना है आपको। पहले आप कंसेंट देते हैं, उसके बाद उसको परमिशन मिलता है ऑपरेट करने का, ठीक है, बात ऐसे करके लाइसेंसिंग होती है कहने का। और अब जो है इसको बहुत सारे एक्ट जो हैं आपके, पोल्यूशन वाले, फॉरेस्ट वाले, एनवायरनमेंट वाले, ये सब एक्ट को अब एक विंडो के तहत कर दिया गया है, तो थोड़ा सा कम दिक्कत होता है अब। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? म्यूट करो, जो अनम्यूट है अनम्यूट करो, जो अनम्यूट कर लो सब। हाँ, आर यू लिसनिंग मी? आवाज, नेटवर्क खराब है? यस सर, आ रही है आवाज। यस सर, आ रही है। आ रही है, ओके। तो कहने का मतलब है कि एनवायरमेंटल लॉ की हमें आवश्यकता है बिजनेस को बढ़ाने के लिए, लेकिन बिजनेस को बढ़ने में तो ये थोड़ा सा बाधा तो करेगा ही, लेकिन ठीक है, कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा, ताकि जो कॉस्ट है हमारा एनवायरमेंट, क्योंकि वो प्राइसलेस है, हवा की कीमत नहीं, पानी की कीमत नहीं, प्राइसलेस है, वो सब चीज फ्री में मिला हुआ है, जो कि बेसिक नीड है आपका। जो चीज पैसा पर खरीदते हो उसके बिना रह सकते हो, लेकिन जो प्राइसलेस है उसके बिना नहीं रह सकते। ओके, तो अब देखिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, जैसे सुने होंगे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ओके, ई बीज प्रोडक्ट, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कौशल विकास प्रोग्राम चलाए हुए कोना कोना में, ओके, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये सब, एंड अदर रिफॉर्म्स इन वेरियस सेक्टर्स आर फ्यू सच एग्जांपल्स ऑफ द गवर्नमेंट ट्राइंग टू पुश इन रिफॉर्मेटिव एजेंडास। तो इन सब से आपको पता चलता है कि गवर्नमेंट जो है पूरा रिफॉर्मेटिव एजेंडा को पुश कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाओ, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाओ, एनवायरमेंटल कानूनों लॉज का पालन करते हुए। लेकिन होता क्या है, कानून तो है लेकिन पालन नहीं होता है। दैट मीन्स पालन मतलब कंप्लायंस, ओके, फॉलो नहीं होता है, कंप्लायंस नहीं होता है, ठीक है, कंप्लायंस पुअर है। तो इसकी वजह से ये डेवलपमेंट जो हो रहा है इंडिया में, ये काफी जो है धीरे चल रहा है इन द सेक्टर ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। यानी जो भी डेवलपमेंट कर रहा है ये एनवायरमेंट को डिग्रेड करके बहुत ज्यादा पार्ट को, क्योंकि एनवायरमेंटल रूल्स के कंप्लायंस जो है, लॉज के कंप्लायंस बहुत ही कम कंपनीज एंड फैक्ट्रीज जो है फॉलो करते हैं। अब तो और मुश्किल हो गया है, पहले था कि एकदम नहीं करता था, अब थोड़ा थोड़ा करने लगा, क्योंकि हेफ्टी फाइन इम्पोज किया जाता है इनके ऊपर, बहुत तगड़ा तगड़ा फाइन, तो कुछ लोग अब करते हैं। इट इज, तो क्या कह रहा है, इनफैक्ट व्हाइल 2013 अमेंडमेंट टू द कंपनीज एक्ट वेंट अहेड इन केयरफुली ब्रिंगिंग कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, 2003 में कंपनीज एक्ट को अमेंड किया गया ताकि आप कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब डिस्टर्बिंग एलिमेंट आ जाता है बीच बीच में।
ठीक है। कॉर्पोरेट सोशल एलिमेंट को, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को उन्होंने कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट के द्वारा 2013 में इंक्लूड किया, लाया, ब्रिंग किया। ओके, तो इसका मतलब है, लेकिन लाने के बावजूद भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बता चुके हैं क्या है। ओके, कॉर्पोरेट का समाज के प्रति कर्तव्य, रेस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य नहीं फर्ज। ओके, लेकिन बहुत ही कम एफर्ट किया गया है इनटू एक्सिलरेट द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। कितने कंपनीज पेड़ लगाते हैं, कितने कंपनी जो पानी छोड़ रहे हैं अपने फैक्ट्री से उसको प्रॉपरली ट्रीट करके बहाते हैं। चाहे हॉस्पिटल हो, वो भी कितना अच्छा से अपना बायोमेडिकल वेस्ट जो कचरा है उसको ट्रीट करता है, सेग्रीगेट करता है, सॉलिड वेस्ट को ट्रीट करता है, सेग्रीगेट करता है। सबका नियम है, ऐसा नहीं कि नियम है, सारे नियम बना दिए गए हैं, लेकिन कंप्लायंस बहुत पुअर है। ओके, आ रही है बात आपको समझ में? जी सर। सर बोलिए। ओके, तो हो क्या रहा है कि जो उद्योगपति है, जो पूंजीपति है, उनका कहना है कि पहले जो एनवायरमेंटल लॉ थे वो काफी हैं, पर्याप्त हैं। इन्हीं एनवायरमेंटल लॉ से हम एनवायरमेंट की रक्षा भी कर लेंगे और डेवलपमेंट भी, हमारा गोल जो है वो अचीव होगा, उनका कहना है। क्यों? क्योंकि वो डरते हैं कि और भी, क्योंकि एनवायरमेंटल लॉज जो है ऐसा नहीं कि एक बार बन गया तो वो बन गया, उसमें कई सारे अमेंडमेंट्स टाइम टू टाइम होते रहे। ठीक है, क्योंकि इसके जो भी कोई नया चीज निकल के आया, कोई नया हजार्डस सब्सटेंस निकल के आया, तुरंत उसको सूची में डालो, शेड्यूल 1 में डालो, ये शेड्यूल में डालो, इसको इंक्लूड करो। ओके, कुछ नया, जैसे पहले वाटर पॉल्यूशन बड़ा प्रॉब्लम बना तो वाटर एक्ट आया, फिर बाद में देखा नहीं नहीं नहीं, अब गाड़ी भी, कारें भी बहुत बिकने लगी देश में और धुआं होने लगा, बस नहीं, वाटर एयर पॉल्यूशन का भी एक्ट बना। तो ऐसे करके धीरे धीरे आने गया, और उन एक्टों में भी टाइम टू टाइम क्या हुए, अमेंडमेंट्स होते गए। एक्ट मतलब विधेयक, ठीक है, और अमेंडमेंट्स मतलब संशोधन। आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर, समझ आ रहा है। हाँ, तो इन कैपिटलिस्ट का तो ये कहना था कि आप कानून को रहने दीजिए, उसको और ज्यादा टफ मत बनाइए, वो काफी है एनवायरनमेंट की सुरक्षा करने के लिए। ठीक है, लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं है, समझ रहे हो? क्योंकि ज्यादातर कॉर्पोरेट्स जो है वो नॉन कॉम्प्लायंट है विद द एनवायरमेंटल परमिट्स। इवन नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की स्थापना हुई थी 2010 में, इसी सब चीजों के लिए, एनवायरमेंट से रिलेटेड केसेस का निपटारा करने के लिए। ट्राइब्यूनल मतलब क्या होता है? एक कोई बॉडी, ठीक है, एक कोई बॉडी एक जो है, और वो किसी एक लीगल सिस्टम को, एक सर्टेन टाइप ऑफ लीगल प्रोसेस को वो एड्रेस करे। ठीक है, जैसे किसी जांच के लिए कमेटी बना दी जाती है, तो वो भी एक छोटा सा लीगल इंस्ट्रूमेंट है। ओके, तो ट्राइब्यूनल भी जो है एक बॉडी है, समझ लो कि कोर्ट जैसा है, कोर्ट है ये। तो इसकी स्थापना हुई थी 2010 में, एनजीटी दिल्ली में है, ओखला में है, लेकिन ये काम वाम ज्यादा करते नहीं। ठीक है, तो इनका काम था ये एनवायरनमेंट के को डिग्रेडेशन से बचाना, प्रोटेक्ट करना। जैसे मान लो कि कोई एक आदमी है, उसको कोई बगल के कंपनी वाला, कोई उसको जीलस कंपटीटर झूठ फूस का उसको किसी केस में, एनवायरमेंटल का केस डाल दो, इसको फंसाने के लिए, इसका बिजनेस को डाउन करने के लिए डेलिबरेटली, तो उस केस को भी हैंडल एनजीटी करेगी। ओके, क्योंकि एनजीटी को ये भी देखना है कि अननेसेसरीली इसका मिसयूज ना हो इस लॉ का, तो कंपनीज को भी प्रोटेक्ट करना है और पब्लिक को भी हितों का ध्यान रखना है। ओके, देखिए, पहले द लायबिलिटी पहले जो थी, यानी आपने एनवायरमेंटल लॉज का ब्रीच किया, तोड़ा उसके कानून को, आपने कोई
वाटर बॉडी को पॉल्यूट कर दिया, ठीक है, अक्षम्य अपराध है वो। लेकिन कानून में क्या उसका सजा है? पहले छोटी सजा थी, कोई ज्यादा सजा नहीं था उसमें। ओके, छोटा जुर्माना, छोटा मतलब 5 लाख 3 लाख ऐसे करके, ठीक है। उतना बड़ा कंपनी के लिए वो छोटा ही हुआ। ओके, और 6 महीना 8 महीना इस तरह का छोटा मोटा पनिशमेंट। लेकिन बाद में जो है इसको बढ़ाया गया, फाइन को बढ़ाया गया। जो लोग पालन नहीं करते हैं उनको हेफ्टी फाइन वसूला जाएगा। जैसे एक 2013 में स्टरलाइट्स इंडस्ट्री केस था। यह कंपनी जो है कॉपर स्मेल्टर प्लांट था इसका इंडिया में, और ये क्या कर रहा था? ये ऑपरेट कर रहा था विदाउट हैविंग ए वैलिड एनवायरमेंटल कंसेंट परमिट। तो इसको 10% जो है पेनाल्टी हुआ, किसका? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स, PBDIT बोलते हैं। यानी आपने टोटल जो उसका टर्नओवर है उसमें जो रॉ मटेरियल्स या जो सॉलिड लागत लगा, यानी मजदूरी, रॉ मटेरियल, ये सब जोड़ करके, खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब जोड़ के उसको, उसके बाद जो उसका प्रॉफिट है दिख रहा है। हालांकि वो भी उसका नेट प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि उसमें अब पैसा का जो डिप्रिसिएशन हुआ, क्योंकि वो प्रॉफिट कितना दिन में हुआ, टर्नओवर, ये टर्नओवर कितने पीरियड का था, मान लो 1 साल के पीरियड का था या क्वार्टर पीरियड का था, तो उसमें भी जो मुद्रा का डिप्रिसिएशन हुआ और जो इंटरेस्ट बैंक ने घटाया या बढ़ाया, वो भी फैक्टर उसमें आएगा, टैक्स आएगा, ये सब अदर फैक्टर्स जो है